सलाम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मुकद्दर का सिकंदर। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, दुबई का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या चीज़ आती होगी? दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़े मॉल, सबसे बड़े होटल, अल्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल, दुबई पुलिस की लैम्बोर्गिनी और फरारी गाड़ियाँ, ग्लैमर, फैशन, टूरिज्म, बेसिकली अय्याशी। इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे के समंदर में नए जजीरे आबाद कर दिए। कभी सोचा दुबई जो एक मुस्लिम मुल्क का शहर है वो इतना अलग क्यों है? दुनिया के बड़े टूरिज्म डेस्टिनेशन में सिर्फ 3 मुस्लिम सिटीज आते हैं, दुबई, इस्तांबुल और कुआलालंपुर। लेकिन अब ये चीज़ें भी तब्दील हो रही हैं, पर इसकी शुरुआत दुबई ने की। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि वो क्या राइट पॉलिसीज़ थी, वो क्या स्टेप्स थे जो दुबई के 50 साल पहले के हुक्मरानों ने लिए, जिसकी वजह से आज ये चमक दमक हमें नज़र आती है। ज़्यादा तारीख में नहीं जाना चाहूँगा। आज के दौर में ज़्यादा तारीख या हिस्ट्री भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। बात शुरू करते हैं 60 की दहाई से, जब मिडिल ईस्ट के पूरे रीजन में ऑयल मतलब तेल की तलाश जोरों शोर से जारी थी। सऊदीया, कुवैत, ओमान, इराक, ईरान, हर जगह तेल के ज़खायर दरियाफ्त हो रहे थे, तो दुबई में भी तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए। लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं थे कि पूरी दुबई की रियासत को तेल की आमदनी पर लंबे अरसे तक सस्टेन किया जा सके, जैसे अभी तक सऊदी और बाकी अरब ममालिक कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त दुबई एक अलहदा रियासत था। अभी इन सारी 7 स्टेट्स का इल्हाक नहीं हुआ था, और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसा कोई मुल्क दुनिया के नक्शे पे मौजूद नहीं था। पर 1971 में इन सब 7 स्टेट्स का इल्हाक होता है, जिनमें अबू धाबी, दुबई, शारजा, रास अल खैमा, अजमान, फुजैरा, उम्मुल कुवैन की रियासतें शामिल थी, और एक नया मुल्क वजूद में आता है जिसको आज हम यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नाम से जानते हैं। क्योंकि उस वक्त अबू धाबी सबसे अमीर रियासत थी और ऑयल यानी तेल भी इन्हीं के पास दरियाफ्त हो रहा था। तो डिसाइड यही होता है कि अबू धाबी के हुक्मरान सदर होंगे और कैपिटल यानी कि दारुल हुकूमत भी अबू धाबी होगा, और दुबई के हुक्मरान वजीर आजम होंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन सबकी सेपरेट होगी। होता कुछ यूँ है कि दुबई, जो कि एक छोटा सा ट्रेडिंग टाउन था बिटवीन अरब कंट्रीज एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, को एक निहायत विजनरी रूलर शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम रूल कर रहे होते हैं, जो 1958 में यूरोप जाते हैं और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न लिविंग स्टाइल को देख के बहुत इंस्पायर होते हैं, और वापस आके अपने किंगडम दुबई को उस लेवल की तरक्की याफ्ता बनाने के लिए प्लानिंग शुरू कर देते हैं। दुबई चूँकि उससे पहले भी एक छोटा सा पोर्ट सिटी था, क्योंकि बड़ी शिप्स यहाँ नहीं रुकती थी या रुक नहीं सकती थी, तो शेख राशिद ने पोर्ट को दोबारा बनवाया और खुला करवाया ताकि हर तरह की शिप्स यहाँ रुक सके। और अब पोर्ट की एक्सटेंशन होती है तो आसपास कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। ये ऐसा ही है कि किसी दूर दराज गांव से कोई बड़ी सड़क गुजर जाए तो गांव के लोग आसपास दुकानें बना के कारोबार शुरू कर देते। लेकिन शेख राशिद की प्लानिंग कुछ और थी। वो दुबई को सिर्फ एक पोर्ट सिटी नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते थे, जो टूरिज्म और बिजनेस फ्रेंडली हो। शेख राशिद सबसे पहले यहाँ एक एयरपोर्ट बनवाते हैं। अगर आप में से कोई दुबई गया हो तो अब न्यू एयरपोर्ट के 4 टर्मिनल्स हैं, जिनमें से टर्मिनल 2 उनका पुराना एयरपोर्ट है। ये वही एयरपोर्ट है जो शेख राशिद ने 60 की दिहाई में बनवाया था। तब सारी फ्लाइट्स कराची के जरिए जाती थी। दोस्तों, दुबई में जब शिप्स की आमदोरफ्त बढ़ी तो शेख राशिद ने 1979 में नया पोर्ट जबल अली कंस्ट्रक्ट करवाया और इस एरिया को फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया। फ्री जोन मतलब नो टैक्स, नो कस्टम्स। शेख राशिद की ये फ्री जोन वाली स्ट्रेटजी बहुत सक्सेसफुल हुई। हजारों कंपनीज ने पोर्ट जबल अली में अपनी फैक्ट्रीज और ऑफिसेज इस्टेब्लिश किए। आज दुनिया का सबसे बड़ा फ्री जोन पोर्ट जबल अली है। जबल अली में इस्टेब्लिश कंपनीज 20% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दुबई में लेके आती हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करती हैं, प्लस 21% का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करती हैं। इसी आइडिया के तहत दुबई गवर्नमेंट ने 23 से ज़्यादा फ्री जोन इस्टेब्लिश किए, जो बिजनेस के हवाले से बहुत सक्सेसफुल रहे। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेड ऑफिस भी दुबई में है। हालांकि गेम इंग्लैंड से शुरू हुई और पहले हेड ऑफिस भी इंग्लैंड में होता था, लेकिन हैवी टैक्स की वजह से हेड ऑफिस लंदन से दुबई शिफ्ट करना पड़ा। दरअसल शेख राशिद कभी भी ऑयल की डिपेंडेंसी के हक में नहीं थे। इसी हवाले से उनकी एक बात बहुत मशहूर है कि मेरे दादा ऊँट की सवारी करते थे, मेरे वालिद भी ऊँट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा बेटा रेंज रोवर चलाएगा, उसका बेटा भी रेंज रोवर चलाएगा, लेकिन उसका बेटा फिर से ऊँट की सवारी करेगा। उनकी यही फिलॉसफी दुबई को एक बिजनेस हब में ट्रांसफॉर्म कर गई। शेख राशिद ने उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट से हैवी लोन्स भी उठाए, पर उनका ये गैम्बल, उनका ये जुआ आखिर कामयाब रहा। उन्होंने ये सारा पैसा प्लस तेल की आमदनी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट और बिजनेस टूरिज्म के फरोग के लिए इन्वेस्ट कर दी। रेत में जहां एक कमरा बनाना मुश्किल होता है, वहां दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई।
दुबई की सालाना पानी की रिक्वायरमेंट 128 मिलियन इंपीरियल गैलन है और दुबई ये सारा डीसैलिनेशन से हासिल करता है, मतलब समंदर के पानी को काबिल इस्तेमाल बना के पूरे शहर में सप्लाई किया जाता है। दुबई की टोटल पॉपुलेशन 35 लाख के अराउंड है, जिसमें से 80% एक्सपैट कम्युनिटी है, जिनमें ज़्यादातर साउथ एशियन मतलब पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, नेपाली, श्रीलंकन प्लस फिलिपीनीज शामिल हैं। आज दुबई एक स्मार्ट और बिजनेस फ्रेंडली सिटीज़ में शामिल किया जाता है, जो कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का हब है। हर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफिस आपको दुबई में भी मिलेगा। दुबई की अपनी कंपनीज लाइक एमिरेट्स एयरलाइन, एमआर कंस्ट्रक्शंस फॉर्च्यून 500 कंपनीज में शुमार की जाती हैं। एमिरेट्स ने तो पहले जहाज भी पीएई से खरीदे थे और पीएई के पायलट्स ने ही उन्हें ट्रेन किया था। शेख राशिद का झुकाव ज़्यादा दुबई को एक बिजनेस और ट्रेडिंग हब बनाने के ऊपर था, लेकिन उनके बाद उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत बूस्ट किया, जिसके नतीजे में नित्य नए और अनोखे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। दुनिया का पहला 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब 1999 में एक आर्टिफिशियल आइलैंड में बनाया गया। समंदर में पाम जुमेरा और पाम जवरनी जैसे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए गए। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल और सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा प्लस सबसे बड़ा हॉर्टिकल्चर गार्डन जैसी बहुत सी टूरिस्ट अट्रैक्शन दुबई में कंस्ट्रक्ट करवाई गई। दुबई के पास सवाए समंदर और रेत के कोई चीज़ दिखाने लायक नहीं थी। मसलन ना कोई आर्किटेक्चर था जैसे आपको लंदन या पेरिस में मिलता है, ना कोई हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स थे जैसे इजिप्ट या इस्तांबुल में मिलते हैं, लेकिन आइडियाज़ कमाल के थे। सहरा में शदीद गर्मी की वजह से हर चीज़ एयर कंडीशन बनाएगी, हत्ता के बस स्टॉप्स भी एयर कंडीशन। टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए मॉल्स के अंदर एक्वेरियम्स और आर्टिफिशियल स्कीइंग ट्रैक मतलब आर्टिफिशियल बर्फ के जरिए स्कीइंग। दुबई ने अपना सारा माहौल भी ओपन रखा। बाकी अरब ममालिक की निस्बत यूरोपियन टूरिस्ट के लिए खास तौर पे क्लब्स, बीचेस, खवातीन के लिए कोई पर्दे की पाबंदी नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, डांस फ्लोर, पार्टीज, हर चीज़। आज दुबई अपने लाइफस्टाइल की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। दुबई मीन्स लग्जरी। इसी मॉडल को बाकी अरब स्टेट्स भी कॉपी कर रहे हैं। कतर ने अभी साल पहले ही फीफा का वर्ल्ड कप करवाया। सऊदी अरब अब नियोम सिटी और आर्टिफिशियल आइलैंड जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है। आज दुबई की कोई आर्मी नहीं, कोई एयरफोर्स नहीं, लेकिन दुनिया भर के लड़ाका तैयारे दुबई एयर शो में ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं। इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर, जो अरब ममालिक अब कर रहे हैं। शेख राशिद को इसका अदराक 50 साल पहले ही हो गया था। यूएई में हर इमाराती पैदा होते ही मिलियनर होता है। उसकी एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब सब कुछ सिक्योर होता है। 2011 में जब अरब स्प्रिंग के नाम से बहुत से मुल्कों में हुकूमतें उल्टी जा रही थी तो यूएई गवर्नमेंट तब भी सेफ एंड सिक्योर थी। एक्चुअली लोगों को जब आप हर फैसिलिटी उनके डोर स्टेप उनके घर पे प्रोवाइड करेंगे तो फिर वो ये नहीं सोचेंगे कि ये बादशाही निज़ाम है, डिक्टेटरशिप है या जमहूरियत। सेफ्टी, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर प्लस मॉडरेट एनवायरनमेंट ही चाहिए होता है एक मुल्क को ग्रो करने के लिए। शेख राशिद को इसका अदराक 60 की दहाई में ही हो गया था, इसलिए उनकी बनाई हुई पॉलिसीज़ ने इस बयाबान सहरा के शहर का नक्शा तब्दील कर दिया। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द की। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दें, कमेंट्स में यार फीडबैक ज़रूर दें, अपना चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।